सिकंदर सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मुकोदिनिया का शासक बना। इसकी हत्या 330 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूस नेक्टर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडो एस्पीच के युद्ध के या झेलम विस्तृता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था नियाकर्स। मौर्य समाज वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलखोला में नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस नेक्टर को हराया। सेल्यूकस नेक्टर ने अपनी पुत्री कौनिला की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि संतों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु ब्रदबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। मैगस्थनीज सेल्यूकस नेक्टर को राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को बृहदसार या वरीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीग्यूकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम की ओर से अशोक को भेजा। एथेनिस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौसीलिया पर अधिकार कर लिया। पिलनी का अर्थ है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस के नाम पर एक राजदूत भेजा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा
तथा विश्व झोपड़ी था। नोट: अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक व एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की ओर से, शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से मिले हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैंथरेटी फैंतलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रेसप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय: पहला शिलालेख, इसमें पशुपति की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। चौथा अभिलेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई। सातवां या आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नवा शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसे स्तंभ लेख का अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। 5वां, लौरैया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6ठा, लौरैया नंदगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमदोई है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख है सबसे लंबा। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए गुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण भी कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे, जिसमें कि सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था।
प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रांत एवं राजधानी उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तौसली, दक्षिणापथ सुरवागिरी, प्राची या पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: पहला मंत्री प्रधानमंत्री, दूसरा पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, तृतीय सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, चौथा युवराज राजपुत्र, पांचवा दो वारिक राजकीय द्वार रक्षक, छठा अंतर्वेदिक अंतपुरा का अध्यक्ष, सातवां समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, आठवां सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, नवा प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, 10वां प्रदुष्टि कमिश्नर, 11वां पौर नगर का कोतवाल, 12वां व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 13वां नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, चौथा कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, 15वां मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, 7वां दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, 18वां अंतपाल समीपवर्ती दुर्गों का रक्षक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था जिसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकार था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना को रखरखाव के लिए 5 सदस्यीय या 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को सर्प नामक आमत के अधीन था। अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के मुख्याधीश के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मृतक कहा जाता था। मेगास्थनीज के भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वैश्य वृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के निवास करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन में 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगु ने 185 ईसा पूर्व कर दी थी और मगध पर शंकु वंश की नींव डाली। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति कार्य: प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, पंचम समिति बिक्री कर वसूल करना। सेना समिति एवं उनके कार्य। समिति कार्य: प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोही की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, षष्ठ रथ सेना की देखरेख। ब्राह्मण समाज। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध के पर शुंग वंश की नींव डाली थी, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए।
भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शंगु ने कराया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश का स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मी की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित किए। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के शासक के भिक्षु सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकीर्ण, गौतमीपुत्र, सातकीर्ण, विशिष्टपुर, पुलमावी एवं यज्ञश्री शीतकर्णी। शीतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय थे। हाल ने गाथा, सप्तशतक तथा गुणाय ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों का समाज ब्राह्मणात्मक था। सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। शीतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासकों दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणों का क्रम है हिंदू, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अनुक्षण बनाए रखा। एंटिओकस सेकंड ने शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। विक्टोरिया के विद्रोह में नेतृत्व डियोडोरस प्रथम ने किया। विक्टोरिया पर डियोडोरस के प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोरस सेकंड, यूथिडिस, डोमिक्रिटस, मेनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटिओलकीस तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ड्रोमोटियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियोफोरी यूनानी कहा गया। हिंदी यूनानी शासकों ने सबसे अधिक विख्यात मेनांडर 165 से 152 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मेनांडर ने नागसेना से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेनांडर ने प्रश्न एवं नागसेना द्वारा दिए गए उत्तर एवं पुस्तक रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदी स्नोपोह या अर्थात मिलिंद प्रश्न के मिलिंद प्रश्न है। हिंदी यूनानी भारत में सबसे पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कथा चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। शक। यूनानियों के बाद शकाय शंकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा में राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन के प्रमुख क्षेत्र थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय उपालज्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत विक्रम संवृत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों के आधार पर
अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत के प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में यह शाखा काफ़ी लंबावित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ और अर्ध शुष्क सदर्शन झील यानी मौर्यों द्वारा निर्मित को जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने पहले क्षत्रप कहते थे। कुषाण। पहलों के बाद कुषाण आए, ये जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बांटा गया था। उनमें से एक कुल थे और कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफेसिस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषर और या पेशावर थी। कुषाणों का द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 1878 ईसा पूर्व गद्दी के पर बैठने के समय में एक सदत चलाया जो संघ सदत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विहीन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी सुंदरता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं पर उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद को विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चर संहिता का रचना की। महाविशाप सूत्र के अनुसार की रचनाकार वासुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वासुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संघरज भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र ब्रैकेट में इस पुस्तक के नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।